Hello everyone, and today we will discuss about the overall ionic equation, net ionic equation and the difference between them. ओके अगर हम जनरली जो पेपर होते हैं जैसे नेट या गेट की बात कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल आयनिक इक्वेशन या नेट आयनिक इक्वेशन नहीं पूछा जाता, बट अगर हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर हमारी केमिस्ट्री नॉलेज विद चेक करना चाहते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शन, देन दे जनरली आस्क अबाउट राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द गिवन chemical equation and what is the difference between the net ionic equation and overall ionic equation. ओके इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझेंगे. दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन, यू नो इट इज़ अ बेस NaOH, H2SO4 is the acid, Na2SO4 is the salt and H2O is the liquid. Okay, this is the neutralization chemical reaction in which acid and base reacts with each other to form salt and water. ओके देखिए अगर वे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपके पास रहता है वो ये रहता है कि बैलेंसिंग, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आयंस कितने फॉर्म होंगे गिवन केमिकल इक्वेशन के, तब तक आप नेट आयनिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और आयंस कितने फॉर्म होंगे वो हमें बैलेंसिंग बताएगा. तो फर्स्टली आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा नेट आयनिक इक्वेशन राइट करने के लिए, दैट इज़ यू हैव टू फर्स्टली बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन. ओके, और बैलेंसिंग तो हमें पता ही है कैसे करते हैं, तो हम इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे. ओके तो बैलेंसिंग करने के लिए यू नो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड, Na2SO4 and water is the product and NaOH and H2SO4 are the reactants. Okay, so what you have to do, you have to see how many number of atoms are here. यहाँ पर एक तो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर, ये चार तरह के यहाँ पर एटम्स हैं. ओके आपको इन चारों को ही बैलेंस करना है. तो ऑन द प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट? 2, बट ऑन द रिएक्टेंट साइड देयर इज़ ओनली 1, सो यू हैव टू बैलेंस इट. अब बैलेंसिंग करते हुए आपको पता है कि हम स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में तो चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसके सामने स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका, तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, बट वी कांट डू या वी कांट राइट सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. मतलब हम सुपरस्क्रिप्ट जैसे Na2OH कर दें, ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो आपने कंपाउंड ही चेंज कर दिया. What you can do, you can just change the stoichiometric coefficient. आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते. ओके तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना है. कैसे करेंगे? Na2 यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 सोडियम एटम है, रिएक्टेंट साइड में 1 सोडियम एटम है, आप यहाँ पर 2 कर सकते हो. तो ये 2 NaOH प्लस H2SO4 चेंज टू Na2SO4 प्लस H2O. अब आप सोडियम तो बैलेंस कर चुके. अब सल्फ़र यहाँ 1 है, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, सल्फ़र प्रोडक्ट साइड भी 1 है, सल्फ़र हैज़ बैलेंस्ड. नाउ ऑक्सीजन एटम, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम देयर आर इन रिएक्टेंट साइड? 4 प्लस 2, 6 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर आर 4 प्लस 1, 5 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट. आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 कर दिया. Okay, now 4 plus 2, 6 oxygen atoms are present, and 4 plus 2, 6 oxygen atoms are present. They have balanced. Now the fourth atom was hydrogen. 2 plus 2, 4 hydrogens are present here. Here 2 2s are 4, 4 hydrogens atom are present. Okay, तो अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग तो हो गया. 2 NaOH plus H2SO4 change to Na2SO4 plus 2H2. Okay, first step is completed. आपने बैलेंसिंग कर ली. Now the second step is you have to see the phases. देखिए जनरली वो आपको ब्रैकेट में फेजेस गिवन करेंगे, ठीक है, बट हो सकता है वो ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है. फिर आपको सोल्यूबिलिटी टेबल्स होती है, आयनिक प्रोडक्ट टेबल्स होती है, उनका यूज़ करना होता है टू चेक कि ये गिवन कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और अगर सोल्यूबल है तो कितना सोल्यूबल है, कहीं पार्शली सोल्यूबल तो नहीं है, कम्प्लीटली सोल्यूबल है क्या, तो आपको अच्छे से देखना होता है. ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जनरली वे आपको फेजेस ब्रैकेट में देते हैं
राइट किए होते हैं ब्रैकेट में फेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें फेजेस क्या है, एक्वस, एक्वस, एक्वस एंड लिक्विड। तो अब आप ये देखिए कि एक्वस का क्या मतलब है। एक्वस का मतलब है दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग कि NaOH का ना सॉल्यूशन है किसके अंदर, वाटर के अंदर, कि वाटर इज़ अ सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने NaOH की कुछ पैलेट्स डाली, उनको डिज़ोल्व किया और NaOH का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, ये Na2SO4 जो सोल्ट है उसका सॉल्यूशन है। H2O is a liquid. You know H2O is not a solution. Water is not a solution. Water is a solvent. सॉल्वेंट है, उसकी कौन सी स्टेट में वो प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। इसलिए हम याद रखना कि H2O के ब्रैकेट में एक्वस नहीं लिखेंगे। एक्वस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन बट H2O इज अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये एक सॉल्वेंट है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अपनी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने फेजेस भी अच्छे से देख लिए कि फेजेस कौन कौन से हैं। अब द थर्ड स्टेप इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है वाटर के अंदर, इसका सॉल्यूशन तो प्रेजेंट है, ये कितना इसके अंदर सॉल्यूबल है, ये अपने आयंस फॉर्म करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि NaOH जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस और ये वाटर के अंदर अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, कंप्लीट आयनिक फॉर्म है ये इसकी, कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही H2SO4, अब 2 NaOH है तो 2 Na पॉजिटिव गिव करेगा, 2 OH नेगेटिव गिव करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग 2 NaOH। नाउ द H2SO4 एक्वस, 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, एक्वस। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर ये NaOH सॉलिड लिखा होता ना तो हम इसके आयंस नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक केमिस्ट्री है जो वर्क कर रही है। क्या केमिस्ट्री है वो कि जब NaOH को आपने वाटर के अंदर डाला तो ऐसा क्या हो गया कि उसके आयंस बन गए, और जब आपने उसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रखा है तो उसके आयंस नहीं बन रहे। रीज़न ये है कि दिस इज़ द वाटर हु इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स, यानी कि वाटर के अंदर कैपेबिलिटी है NaOH के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है, यू नो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देयर इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन दीज आयंस, ओके। और ये आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इन दोनों आयंस को बांधे रखता है आपस में और NaOH एक सोल्यूट बन जाता है। और जब आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो वाटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। वाई द वाटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू ब्रेक दिस बॉन्ड? बिकॉज देयर इज अ टर्म दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। What is this term? This term indicates that actually this is the property of the solvent. This indicates the property of a solvent कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है एक आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने की और उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उस कंपाउंड को। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, दैट इज़ अबाउट 80। 80 इज़ अ लार्ज नंबर इन द सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का 80 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज़ क्वाइट हाई। तो इसके अंदर वाटर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकता है बाय ब्रेकिंग देयर आयनिक बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर करेगा ये काम, NaOH के जो आयनिक बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में उनको डिसोसिएट कर देगा। बट NaOH सॉलिड में वाटर कहाँ है? जब वाटर ही नहीं है, कोई सॉल्वेंट ही नहीं है आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उनका कोई आयनिक बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर सकता, कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, तो वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्वस फेज में ही NaOH, H2SO4 डिसोसिएट हो सकते हैं इनटू देयर आयंस, ओके। नाउ द थर्ड वन इज Na2SO4. Na2SO4 also in the aqueous form, and you know it dissociate completely in the water. This is this. Okay, now we come on the water. H2O. H2O is a liquid form, and you know during autoionization it can form its ions, but it can form its ion but partially, not completely.
सो वी कांट डिसाइड कि इस टाइम ये H2O फॉर्म में है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि ये कम्प्लीटली तो डिसोसिएट हो नहीं सकता। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को एज इट इज़ ही रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना इस टाइम ये अपनी आयनिक फॉर्म में है कि अपनी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ फेजेस देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये कंपाउंड आयंस बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया इस इक्वेशन में कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये आयंस बनाएंगे। H2O को हमें एज इट इज़ लिखना है बिकॉज ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, नॉट कम्प्लीटली। सो राइट द आयनिक इक्वेशन नाउ। व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन? दिस यू नो अबाउट इट। दोबारा लिख देते हैं। दिस इज द बैलेंस्ड chemical equation with their phases. Now you know which compound will form the ion. तो हम इनकी आयनिक फॉर्म में इनको लिखते हैं 2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस 4NaOH। यहाँ पर भी हम फेजेस जरूर लिखेंगे, उनको स्किप नहीं करेंगे ताकि हमें नेट आयनिक इक्वेशन में पता चले एक्चुअली हुआ क्या है ना। तो H2SO4 के लिए 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस चेंज टू 2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड एज इट इज़, यू नो एज इट इज़ ही रहेगा H2O। सो दिस इज़ द ओवरऑल आयनिक इक्वेशन। दिस इज़ नॉट द नेट आयनिक इक्वेशन। नेट आयनिक इक्वेशन अभी हम राइट करेंगे। दिस इज़ द ओवरऑल आयनिक इक्वेशन जिसमें आप सारे कंपाउंड्स को उनके आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द नेट आयनिक, दिस इज़ द ओवरऑल आयनिक इक्वेशन। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज टू राइट द नेट आयनिक इक्वेशन. You have to see the same ions. You can see 2Na positive is here on the reactant side and 2Na positive is also on the product side too. तो ये तो सेम है, आप इनको कट कर सकते हो. SO4 2 negative ions are here and SO4 2 negative ions are also on the product side. You can cancel this. Now what remains? 2OH negative, 2H positive and 2H2O. Write it. Aqueous, 2H positive aqueous, change to 2H2. This is the net ionic equation. मतलब जो सेम आयंस हैं उनको कैंसिल करने के बाद जितने भी आयंस या कंपाउंड बचते हैं आपको उनको राइट करना होता है एज इट इज़, और दिस इज़ द नेट आयनिक इक्वेशन. ओके, तो अब आपको समझ में आया ओवरऑल आयनिक इक्वेशन में ये सेम आयंस भी आएंगे और नेट आयनिक इक्वेशन में उनको कट करने के बाद जितना भी पार्ट लेफ्ट रह जाएगा दैट इज़ द नेट आयनिक इक्वेशन. ओके, अब हम वर्ड तो यूज़ करें सेम आयंस, बट एक्चुअली देयर इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड्स दीज आयंस जो सेम होते हैं, जो रिएक्टेंट साइड भी होते हैं, जो प्रोडक्ट साइड भी होते हैं एज इट इज़, उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस. स्पेक्टेटर आयंस. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं राइट द स्पेक्टेटर आयंस फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन. तो स्पेक्टेटर आयंस कौन से होते हैं? जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड भी एज इट इज़ होते हैं, प्रोडक्ट साइड भी एज इट इज़, मतलब जो रिएक्टेंट साइड भी होंगे, जो प्रोडक्ट साइड भी होंगे और सेम होंगे. जैसे अगर मैं बताऊं तो Na पॉजिटिव और सल्फेट आयंस, ये आयंस हैं जो कि स्पेक्टेटर आयंस हैं, जो रिएक्टेंट साइड भी थे, जो प्रोडक्ट साइड भी थे. What is the definition of spectator ions? Spectator ions are the ions which remains in the reactant side and in the product side simultaneously and they do not participate in the net ionic equation. क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं. They do not participate in the net ionic equation but they present in the overall ionic equation, and because they are same they will cancels out and do not participate in the net ionic equation. Okay, I think ये सब क्लियर हो गया होगा. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन की नेट आयनिक इक्वेशन राइट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा. फर्स्टली यू हैव टू बैलेंस इट. सेकेंडली यू हैव टू सी द फेजेस वेरी क्लियरली कि फेजेस गिवन होंगे जनरली, आप उनके फेजेस को अच्छे से देखें. देन यू शुड नो कि वो कंपाउंड अपने आयंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा. उसके बाद आपको ये पता करना है कि आयंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे. आयंस बनेंगे राइट करें, आयंस कौन कौन से बनेंगे, फिर आप ओवरऑल आयनिक इक्वेशन राइट करें.
ओवरऑल आयनिक इक्वेशन राइट हो जाएगी आयंस पता चलने के बाद। देन स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल करें और देन जितना भी पार्ट लेफ्ट रह जाएगा दैट इज़ द नेट आयनिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको नेट आयनिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन की नेट आयनिक इक्वेशन राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इसके आयंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट जब आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन की नेट आयनिक इक्वेशन राइट कर पाएंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे इस टॉपिक के लिए। ओके, आई थिंक you find it useful. If you did, then please like this video and subscribe to my channel. Thank you.